ने स्वयं सोयाबीन की तरफ इतना बड़ा ध्यान दिया है कि इतनी बड़ी मीटिंग एक स्टेक होल्डर्स की बुलाई है, तो मुझे बड़ा विश्वास है कि सोयाबीन के दिन अब बिल्कुल बदलने वाले हैं। किसान भाइयों, विश्वास रखें कि सोयाबीन का अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, क्योंकि मंत्री जी खुद उसमें ध्यान दे रहे हैं। सर, 2-3-4 पॉइंट हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। एक तो सरकार जब सोयाबीन की खरीदी एमएसपी से कम होती है सर, तो इस साल जैसे थोड़ा न सर सोयाबीन का भाव इस साल करीब साल भर से एमएसपी से नीचे रहा है, और उसकी वजह ये रही है कि बाहर के मुल्कों में सोयाबीन की पैदावार ज़्यादा थी। डीडीजीएस की मिलावट की वजह से इस्तेमाल के सोयाबीन का डीओसी का खपत कम थी, एक्सपोर्ट कम था पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान में भी सोयाबीन की कीमतें लगातार नीचे रही हैं। और सरकार ने उसके लिए पीएसएस के माध्यम से नाफेड के थ्रू 20 लाख टन सोयाबीन खरीदा। जो अभी हम देख रहे हैं और डीडीजीएस का जो इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे लगता है कि इस साल भी फसल क्योंकि बहुत अच्छी होने वाली है, तो ऐसा लगता है कि जैसे 5,328 रुपये भाव एमएसपी है, इंडस्ट्री उस भाव पे सोयाबीन खरीद पाएगी कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल विषय है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा जो अभी करंट कीमतें हैं उसको देखते हुए। तो मेरा ऐसा सजेशन है सर कि बजाय पीएसएस के, जिसमें बहुत सारे खर्चे जुड़ जाते हैं नाफेड की उनकी खरीदी से, उसके बजाय भावांतर योजना जो आपने मध्य प्रदेश में लागू की थी, अगर वो लागू की जाए तो जो मार्केट रेट है उस पर इंडस्ट्री सोयाबीन खरीदेगी, और जो एमएसपी और मार्केट रेट के बीच का वो आप किसान के खाते में डायरेक्ट दे दें। तो इससे जो बाकी खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस, स्टोरेज, हैंडलिंग, लॉसेस, ये सब कम हो जाएंगे। तो सरकार का खर्चा सर इससे बहुत कम हो जाएगा और इंडस्ट्री को सही दाम पे सोयाबीन मिल सकेगा। तो इस पर ज़रा विचार करें सर, इससे सबको फ़ायदा है, किसान को भी फ़ायदा, उसको एमएसपी मिल जाएगी, हमको फ़ायदा, हमको सही मार्केट दाम पे मिल जाएगा, हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। एक सजेशन तो मेरी ये है सर। दूसरा सर, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अमेरिका से जो प्रेशर है बहुत बड़ा कि हिंदुस्तान में सोयाबीन का इंपोर्ट किया जाए, जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, हमको ये बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है सर, न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि किसानों के लिए भी। हमारे 50-60 लाख किसान जो सोयाबीन उगा रहे हैं, अगर हम अमेरिका से सोयाबीन इंपोर्ट करें जो कि जीएम सोयाबीन है, जबकि हमारे किसान को अभी जीएम सोयाबीन उगाने की अनुमति नहीं है, तो हम उसको ऐसी गलत जगह पे कंपटीशन में डाल रहे हैं जिसका वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे मेरे मित्र गिरीश जी ने बताया, अमेरिकन सोयाबीन की कीमत $390 है सर आज की कीमत। आज हमारी एमएसपी पे सोयाबीन की कीमत $620 है। तो अगर हम इतनी कम कीमत पे सोयाबीन का इंपोर्ट करेंगे वहाँ से, तो हमारी किसानी जो है, सोयाबीन की खेती बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सर। उसका मतलब कोई ऐसे वजह नहीं है कि वो अब चालू रह सके। तो सर उस पर विचार करे सरकार, और किसी भी प्रेशर में सोयाबीन का इंपोर्ट, जीएम सोयाबीन का, हिंदुस्तान में सर किसी तरह से भी परमिट नहीं करना चाहिए। सर, एक इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा तेल का हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी कम पे बहुत सारा तेल बाहर से आता है, और उसकी वजह से ऑयल सीड के जो दाम हैं वो प्रभावित होते हैं। ये हम कई सालों से देख रहे हैं। अभी जो तेल का इंपोर्ट हो रहा है सर, वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तेल बहुत ज़्यादा है, तो उनको इंडिया लगता है कि एक डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पे हम जितना चाहें तेल भेज सकते हैं। और जैसे हमारी सरकार को चिंता है कंज्यूमर्स की, वैसे ही किसान भी कंज्यूमर है सर, उसकी भी चिंता करते हुए या तो एमएसपी लिंक्ड ड्यूटी कर दी जाए। जैसे आज की एमएसपी पे सोयाबीन की खली का भाव 4600 रुपये होना चाहिए, जैसे सचिव महोदय ने बताया था। अब आज खली का भाव है 32,000 रुपये। तो इतना बड़ा जो अंतर है सर, उसको दूर करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, और इसलिए इंडस्ट्री को कम दाम पे सोयाबीन खरीदना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है सर कि इसके कुछ विचार करके और इस पर ध्यान देकर कुछ किया जाए। जैसे फूड यूज़ की बात की गिरीश जी ने, अगर फूड का इस्तेमाल 10 से 30% हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली किसान को ज़्यादा दाम मिलेगा, इंडस्ट्री अच्छे उस पर चल पाएगी, और वो सबके लिए फ़ायदे की बात होगी। तो इंपोर्ट पे थोड़ी लगाम लगाई जाए सर, और बहुत कम ड्यूटी पे जो इंपोर्ट होता है उस पर ज़रूर कुछ किया जाए। सर मेरी लास्ट सजेशन ये है कि नेशनल मिशन जो बना है,
उसमें बहुत अच्छा मिशन है। अगले 7 साल में डबल करने की जो योजना है वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ सफल होगी। उसमें इंडस्ट्री को भी थोड़ा भागीदार बनना चाहिए। तो ये मेरा अनुरोध इंडस्ट्री से भी है कि आप लोग, सरकार तो काम कर ही रही है, पर इंडस्ट्री वालों को भी चाहिए कि कुछ अपने पैसा निकाल के अपने एरिया में एक्सटेंशन का काम करें, सोयाबीन के किसानों के लिए हेल्प करें। और सरकार को जब सोपा जैसी संस्थाएं हैं उनको सर कुछ साथ में काम करने का मौका देना चाहिए। हमको कोई सब्सिडी नहीं चाहिए सर। अगर कुछ भी काम होता है तो आप सब्सिडी किसान को दीजिए, लेकिन जैसे ब्रीडर सीड है, अब ब्रीडर सीड हमको मिल नहीं पाता। हम तो 40 साल से काम कर रहे हैं सर। हमको प्राइवेट संस्था नहीं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हो, लेकिन हमको ब्रीडर सीड नहीं मिल पाता क्योंकि वो परमिटेड नहीं है अभी। बाकी सब्सिडी है वो आप किसान को दीजिए, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ काम करने की अनुमति चाहिए, सरकार की देख रेख में काम करना हम चाहते हैं। तो हमारी जैसे संस्थाओं को ये जो अनुमति सब देनी चाहिए। सर एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है। अभी जो एक्सपोर्ट का भाव है बाहर वो है $330। हमारा सोयाबीन का भाव, सोयाबीन मील वो अभी बनता है सर $390। तो इतना जो विसंगति है उसमें हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। उसकी एक वजह तो ये कि हमारा सोयाबीन का भाव ज़्यादा है। दूसरी वजह ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पोर्ट से लेके यहाँ तक जो कैरेज कॉस्ट है सोयाबीन मील पोर्ट पे भेजने की, वो बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें कोई फ्रेट का कुछ मिल जाए, हमको सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन जो फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हैंडलिंग चार्जेज हैं, पोर्ट चार्जेज हैं, अगर वो कुछ कम हो सकें। और जो रोड टेप है, जैसे सोयाबीन की खेती में 8 से 9% टैक्स लगता है, जिसमें GST शामिल है, डीजल पे टैक्स है, पेट्रोल पे टैक्स है, लेकिन अभी रोड टेप का रेट सिर्फ 2% है सर, और वो भी अगले 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर एक्चुअल फिगर पे ले जाएं, 8-9% मिल जाए तो थोड़ा एक्सपोर्ट हो सकता है। मेरी ये 4-5 सेशन है सर। धन्यवाद। घनघोर बारिश में भी पाठक जी ने पूरी हिम्मत से सुझाव दिए। आप सबको सुनाई दे रहे थे ना सुझाव? तो ठीक है, बारिश कितनी भी आए, सोयाबीन का कल्याण और किसान का कल्याण करके रहेंगे। अपनी चर्चा जारी रहेगी। आगे बोलिए। धन्यवाद महोदय। अब मैं सोय फूड इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेश इतापू जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यूट्रीटेक कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद एवं अध्यक्ष सोया फूड प्रमोशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आएं और अपने सुझाव साझा करें। श्री सुरेश इतापू। Good afternoon everyone and thank you honorable minister and all the people on the dais. मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने का। मेरा मोर आने पोस्ट हार्वेस्ट के प्रोसेस, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर है मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी श्योर जो हमारे वैज्ञानिक जो है इन के ऊपर विश्वास है कि ये इसका हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, बट हमें कंजम्पशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी मतलानी साहब ने कहा, पाठक साहब ने कहा, कंजम्पशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इफ़ इट कम्स इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक दिस इज़ दाल made from soybean and corn flour. It has a higher protein than regular dal and cheaper than regular dal and cooks faster than dal. So for in India in the next coming year we are going to import about 70 lakh tons का pulses import कर सकते हैं। इससे जो 2 लाख टन हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे 40 लाख टन का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हमें import of expensive pulses and make use of soybean protein consumption, because soy protein is at par with जो animal protein के बराबर में है। जो हमने एक स्टडी किया है कुपोषण का रिड्यूस करने के लिए 2000 में एक 1200 बच्चों में स्टडी किया है सोय प्रोटीन देके। उससे यह है कि 90.5% बच्चे जो हैं नॉर्मल बन गए, हीमोग्लोबिन हो गया, और इसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है लाइक हार्ट हेल्थ बेनिफिट, एंटी डायबिटिक। अभी इंडिया में वी आर ओनली ईटिंग 3 grams ऑफ सोयाबीन पर डे पर हेड। सो अगर चाइना से कंपेयर करें तो 40 के ग्राम है वो। तो वी हैव ए वेरी वेरी गुड पोटेंशियल, दिस कैन बी वेरी इकोनॉमिकल एंड ऑल्सो इंडिया में जितना प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं ना दुनिया में कोई नहीं बनाते। जो सोयाबीन के प्रोडक्ट्स जो हमारा इंडस्ट्री है वो बहुत बनाते। ये इंस्टेंट सांभर है, ये पोहा है प्रोटीन के साथ। तो इस तरह का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। अभी जैसे मतलानी साहब बोल रहे थे, हम करीब 7,000
7,000 करोड़ का आइसोलेट्स इंपोर्ट करते हैं, उसी 7,000 करोड़ 2 लाख टन सोयाबीन एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। अगर इसका वैल्यू एडिशन किया, अगर लोकल प्रोडक्शन 15,000 टन सोया प्रोटीन हम लोकल बनाएंगे, डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी हाई वैल्यू, it will improve the nutritional status, health status, and as Pathak Saab said, if it goes into value added product, farmers will definitely get money. So this is and in this silsile mein hum jo hain, we are requesting you and government of India to declare 2026 as year of soy. जैसे मिलेट का था, मिलेट ईयर में जो प्रॉब्लम्स थे कि टेक्नोलॉजी नहीं था, प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन वो प्रॉब्लम सोयाबीन में नहीं है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, 5,000 सोयाबीन मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में। तो जो मिलेट प्रमोशन में हमें प्रॉब्लम मिले थे वो नहीं होगा, प्रोटीन सबको मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा, फार्मर्स रेवेन्यू इंक्रीज हो। सो दिस इज़ आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू डू दैट। ऑन July 12th we are doing a stakeholders meet in Delhi. We request you to be there, sir. We already sent a request. DG sir and DDG sir has already agreed to attend that. A stakeholders meet with नीति आयोग we are doing. ठीक है, हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे, इसलिए यहाँ ये चर्चा प्रारंभ की है। और आपने हिंदी भी बहुत अच्छी बोली, उसके लिए भी बधाई आप। Thank you. अब मैं बीज कंपनियों से जुड़े प्रतिनिधि डॉक्टर जगदीश कुमार, उपाध्यक्ष रुचि हाईरिच सीड्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने सुझाव साझा करें। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेशन से प्लांट ब्रीडर हूँ, पर अभी थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ और सोयाबीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सोयाबीन की है उसका डेलिकेट सीड की जो रखने की क्षमता है, इमरजेंस की क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि हम उसको अच्छी तरह हैंडल नहीं करते। तो इस वजह से हम लोग प्राइवेट कंपनीज में उस सीड को बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं और जैसा लोगों ने बताया कि 70% जर्मिनेशन होनी चाहिए, हम लोगों ने 80-90% जर्मिनेशन का सीड बेचा है, जिससे कि लोगों को इमरजेंस ज़्यादा होगी और प्लांट स्टैंड ठीक होंगे उनके। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो भी ब्रीडर्स हैं वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडर सीड, वो मशीनों से हार्वेस्ट ना करें, उसको बड़े डेलिकेटली हार्वेस्ट करें और डेलिकेटली ही उसको फार्मर्स के पास पहुंचाए। मेरी कंपनी ने पिछले 3-4 साल से 1,50,000 क्विंटल सीड महाराष्ट्र को अवेलेबल कराया है और हम लोगों ने 65 केजी पर हेक्टेयर की बजाय 50 केजी पर हेक्टेयर 20 किलो पर एकड़ सीड रिकमेंड किया है, जिससे कि फार्मर्स को नुकसान ना हो और जो सीड है वो अच्छी तरह उग जाए। दूसरा डॉक्टर हरेंद्र सिंह, आपने कहा 20 केजी पर हेक्टर या पर एकड़? पर एकड़ 20 किलो पर एकड़। हाँ, और पर हेक्टेयर 50 किलो, जबकि फार्मर्स 40-40 किलो पर एकड़ लगा देते हैं और उससे उनका नुकसान होता है। तो हम लोगों ने इसको अपने पास इंश्योर किया है कि जो जर्मिनेशन है वो ठीक हो। ट्रक में जब सीड जाता है तो वो सीड ज़्यादा लोड ना करें, 4-5 बोरियां ही रखें, जिससे कि सीड की जो क्वालिटी है वो ठीक रहे। सीड क्वालिटी जो है सोयाबीन की
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे, हम लोग बोलते हैं कि सोयाबीन रेनी सीजन में लगाते हैं, बरसात में लगाते हैं, पर बीमारियों से ज़्यादा सोयाबीन को नुकसान सूखे से होता है और ज़्यादा बारिश से होता है, क्योंकि बारिश भी रेगुलर तरीके से नहीं होती और सूखा भी पड़ता है, तो उससे सोयाबीन को बहुत नुकसान होता है। तो मेरा साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट है कि ऐसी वैरायटीज़ प्रोड्यूस करें कि जो सूखे को भी सह सके और ज़्यादा पानी में भी सह सके। अब ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, पर अलग अलग वैरायटीज़ हो सकती हैं उसकी। तीसरा, प्राइवेट कंपनीज़ को जो सीड बेचती हैं उनको उससे ही पैसा कमाना पड़ता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो सीड बेचते हैं वो दूसरे लोग चोरी करके ना बेचें। वो बड़ा भारी प्रॉब्लम है प्राइवेट सीड कंपनीज़ को। और सीड क्वालिटी कंट्रोल जो है वो ज़रूर रखना पड़ता है। सीड को जब भी आप प्लांट करें तो उसको सीड कोट करें ताकि उसमें बीमारियां ना लगे। 1 महीने तक अगर बीमारियां प्रिवेंट हो जाती हैं तो उपज बढ़ सकती है। हम लोग रुचि हाई रिस्क सीड्स में अपनी वैरायटीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसका सीड हम कम से कम रिलीज होने से पहले 10 क्विंटल सीड अपने पास रखते हैं और ऑफ सीजन में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसका सीड रिलीज होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। तो ये फार्मर्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सीड क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर प्रॉब्लम्स इन सोयाबीन, और जब तक हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो सोयाबीन फार्मर्स को प्रॉब्लम रहेगी। और उससे ज़्यादा ये भी देखना पड़ता है कि सीड रिप्लेसमेंट रेशो वो ज़्यादा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो अभी मंत्री जी बोल रहे थे यहाँ पर, वहाँ थोड़ी बेटर सीड रिप्लेसमेंट रेशो है, मध्य प्रदेश में कम है। और आपने सुना ही होगा कि महाराष्ट्र जो है आगे चला गया है प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि उनकी सीड रिप्लेसमेंट रेशो है, हर साल वही सीड नहीं यूज करना है। तो सीड क्वालिटी, सीड क्वांटिटी और नई वैरायटीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगली कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों से पधारे हमारे माननीय विशिष्ट प्रतिनिधियों से कि वे कृपया मंच पर पधारें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने बहुमूल्य विचार और सुझाव हम सभी से साझा करें। श्री PS राबरी जी, निदेशक कृषि, गुजरात शासन। माननीय मंत्री महोदय श्री और स्टेज पे उपस्थित सारे प्रतिनिधि और वाले किसान भाइयों, गुजरात में हमारा ऑयल सीड में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट है, सेकंड नंबर पे सोयाबीन है। सोयाबीन का एरिया काफ़ी बढ़ रहा है। गुजरात की प्रोडक्टिविटी भी सारी अच्छी है सर। उसमें जो ड्राई एरिया है, जहाँ मॉनसून से होता है, वहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी है। और जो मध्य प्रदेश से सटे इलाके हैं, दाहोद, छोटाउदेपुर, देन नर्मदा, उसमें एरिया बढ़ रहा है सर। सोयाबीन की किस्म हमारी है, गुजरात की कम है, लेकिन MP से जो आ रही है वही किस्म हम यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी में दूसरा कि हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं है। सोयाबीन का प्रोसेसिंग यहाँ है, लेकिन एक्सपोर्ट जा रहा है, कंडला से जा रहा है। तो कई प्रोसेसर्स वहाँ कंडला के आसपास कच्छ में प्रोसेसिंग करवाते हैं, MP से मटेरियल जाता है और एक्सपोर्ट करते हैं। इस बार भी सोयाबीन का एरिया हम बढ़ाएंगे, लगभग 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हमारा एरिया बढ़ने वाला है। और सोयाबीन की, जैसे आपने बताया कि खरपतवार के लिए वीडीसाइड यूज़ करते हैं, तो वीडीसाइड का एक प्रॉब्लम ये है कि जितनी ज़्यादा वीडीसाइड यूज़ होता है
उसका सॉइल का माइक्रोबोल एक्टिविटी वो डैमेज होती है, मीन्स के सॉइल की कंडीशन खराब होती है, वो वीडीसाइड के तय है सर। तो वीडीसाइड को डिक्रीज करना चाहिए और कल्चरल प्रैक्टिसेस बढ़ाना चाहिए, जैसे पेड़ रो प्लांटिंग, बीबीएफ, ऐसी टेक्निक अपना से हम आगे बढ़ सकते हैं सर। थैंक यू सर। अगली कड़ी में मैं आदरणीय डॉक्टर इंद्रमणि जी को कुलपति वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभणी महाराष्ट्र को आमंत्रित करना चाहती हूँ। माननीय मंच और सारे हमारे किसान भाई बहनों और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स यहाँ आए हैं, मैं परभणी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको अभिनंदन, शुभेच्छा, स्वागत। हमारा विश्वविद्यालय पिछले 1975 से सर सोयाबीन पर रिसर्च कर रहा है। अभी तक हम 14 अच्छी वेराइटीज़ देश को दिए हैं। जो लेटेस्ट वेराइटीज़ हैं उनमें माउस 725 MOU कहते हैं, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोयाबीन माउस 725, 731 और 612 ये वेराइटीज़ हैं जिनमें डिजीज़ और ड्राउट रेजिस्टेंस की क्वालिटी है। दोनों में डिजीज़ रेजिस्टेंस एंड ड्राउट रेजिस्टेंट की क्वालिटीज़ हैं। जो हमारे किसान भाई बोल रहे थे वो हमारे विश्वविद्यालय से जस्ट 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और माउस ये वीसी साहब जब वो बोल रहे थे, जी सर, देशमुख जी जब बोल रहे थे जी, तो एक बार ऐसे और किसान है क्या जिन्हें इतनी उत्पादकता ली हो सर यूनिवर्सिटी के हाँ, गार्डन? पहले आप पूरा करीब बता दें, लेकिन करीब इसको भी बताएं। करीब करीब सर कई किसानों ने 15 कुंतल पर एकड़ तक बाय बेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सीड अपनी जगह है, सीड का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन ए लार्जर कंट्रीब्यूशन जो मैनेजमेंट का है, डीजी साहब भी मानते हैं, हमारे डीजी क्राफ्ट साहब भी मानते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, इसको जो है सुधारने की आवश्यकता है और वो किसानों तक कैसे उनके साथ काम करके, जैसे यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, हमने एक प्रोग्राम चलाया है सर, 2 प्रोग्राम है। एक में तो माझा एक दिवस माझा बलिराजा सोहबत है मराठी में, कि मेरा एक दिन मेरे किसान के साथ, तो उसमें वाइस चांसलर से लेकर के और जितने भी शास्त्रज्ञ हैं वो सब किसान के खेत पे होते हैं उस दिन, डायरेक्टर रिसर्च एवरीबॉडी। और 2 प्रोग्राम और चलाए हैं जिसमें कि ट्यूसडे और फ्राइडे को 7 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक वो ऑनलाइन प्रोग्राम है, शास्त्रज्ञ शेतकरी संवाद। तो वो शास्त्रज्ञ संवाद जो बहुत इफेक्टिव होता है, उनमें भाषण नहीं होता, तुम्हारे सवाल मेरे जवाब, ये इस तरीके से वो उस चीज़ों का फार्मर के साथ काम किया। और सर मैंने जाने के बाद वहाँ पर एक अपना जो मंत्र विश्वविद्यालय का दिया, उस मंत्र है शेतकरी देवो भवा, मानी किसान हमारे लिए देवता है। तो वो हर एक हमारे पेपर पर हर चीज़ पर ये रहता है कि शेतकरी देवो भवा। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना, वो किसानों को हमसे जोड़ने के लिए बहुत ही जो है ना, एक तो फ्री की उनको कि वाइस चांसलर का किसी सब ऑफिस खुला है, किसी भी समय 7 दिन में कभी भी आप आना चाहो आप आ सकते हो। तो ये चीज़ें किसान से जुड़ करके काम करने के जो हैं वो सर जो है वो फल दे रही हैं। और उसमें हम थोड़ा सा इतना ही कहना चाहेंगे कि जो सुबह तो मैंने वेराइटल का ये कहा था, हमने 4000 कुंतल से 8000 कुंतल सीड प्रोडक्शन पिछले 3 साल में किया। पहले साल जब मैं गया तो महाबीज की तरफ से हमारे डायरेक्टर रिसर्च को मेमो आया कि इसको निकाल दो, तो उसमें था सीड कम दे पाया। अगली साल हमने प्रोड्यूस किया, दोनों ने 4000 कुंतल का इंडेंट दिया, 2000 कुंतल उठाया। मैंने कहा कि अब ये 2000 कुंतल का, इसीलिए मैंने सुबह उठाया था और सेक्रेटरी साहब ने उसको बहुत जो है ना उस पर ध्यान दिया है कि नहीं उनको उठाना पड़ेगा या उसका हमारा पैसा पे करो, जो चीज़ हम जो कल्टीवेशन पे किए। तो अगली साल वो नहीं उठा पाए। इस साल हमने 8000 कुंतल किया, लेकिन ये जो बताया था आपको कि लास्ट में जो बरसात हुई है उससे अफेक्ट हुआ है, उससे हम सोच रहे हैं कि उसका निदान जो है वो तीनों चीज़ का कल्टीवेशन की सुधारना सर, हार्वेस्ट सुधारना है, पोस्ट हार्वेस्ट सुधारना है। तो हार्वेस्ट अपनी जगह है, पोस्ट हार्वेस्ट का अलग हो जाता है, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। कि हार्वेस्ट के समय ध्यान देना है, जैसे हमारे किसान भाई ने कहा सीड प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको कंबाइन हार्वेस्टर न करके हमने अभी दिया है स्मॉल ट्रैक्टर, रीपर और थिन टायर की, जो अगर हम टायर यूज करते हैं तो उसको वीडिंग के लिए उसी इक्विपमेंट को वीडिंग के। तो हमारा जो सोइंग बाई, जैसे हमने कहा कि
रेज बेड फरो जो हमारा सिस्टम है BBF, उससे सर दोनों बातें हैं, अल्पवृष्टि अतिवृष्टि दोनों में मदद है। अल्पवृष्टि है तो केवल फरो में या किसी तरीके से आप पानी दे सकते हैं, अतिवृष्टि है तो वो लॉगिंग वाटर लॉगिंग से बच गया और जिससे क्रॉप सेव हो गई। तो इसलिए BBF को बढ़ाना सर, बीडिंग के लिए मैंने जैसे बताया कि अभी जो इंडस्ट्री के मित्रों ने कहा था कि बहुत डेलीगेसी है सोयाबीन में, जी सर। ज़्यादा डेलीगेसी, ज़्यादा अच्छा, सूखा भी सहन नहीं कर सकता, नहीं सह सकता, ज़्यादा पानी भी सहन नहीं कर सकता। हमारी इस पद्धति से ये दोनों चीज बच जाती है क्या, या कुछ और करने की जरूरत है? क्योंकि ये सर। बात सही है कि पानी भर गया तो गल गया, नहीं, सूखा पड़ गया तो सूख गया। बिल्कुल सर। एक तो ये पद्धति इन दोनों से बचाती है, दूसरी तरफ वेराइटल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें भी ड्राउट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंस की, जैसे मैंने बताया अभी एक वेराइटी हम लेके आए माऊ 725 जिसका किसानों में बहुत पॉपुलर है, वो एक पार्ट में 4 बीज हैं, नॉर्मली 3 बीज होते हैं, उसमें 4 बीज हैं। तो इस तरीके से ईल्ड बढ़ाने के जो तरीके हैं ना, वेराइटल पर करना है सर। कल्टीवेशन का मैनेजमेंट जो है वो बहुत सुधारना थ्रू बेटर इरिगेशन, बेटर सोइंग एंड मैनेजमेंट, फिर हार्वेस्टिंग को करना है और पोस्ट हार्वेस्ट को सुधारना। ये इतना किया जाए सर तो हमें बिल्कुल विश्वास है कि जो हमारा किसान कह रहे हैं उस तरीके से हम लोग और किसानों को जोड़ना है। मेरे ये कि इंस्टीट्यूशन के साथ सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो मैंने जैसे कहा शेतकरी देवो भवा के कॉन्सेप्ट पर जोड़ना है, ऐसा करके हम कर सकते हैं। भाई इस समय इतना ही ब्रीफ में बताना चाहते हैं। मैं एक्चुअली ये कैंपस सर हमारा बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा अच्छे काम हो रहे हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, उसी तरह से किसान के साथ भी ले चलेंगे। और आप मुझे भी आमंत्रित करें और मध्य प्रदेश के किसानों को भी और मध्य प्रदेश के किसानों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और हम जो है अपने देशमुख साथी जो हैं और दूसरे और कई किसान हैं, ऐसा नहीं है कि नांदेड़ में सर, नांदेड़ में कई किसान हैं जो 15 कुंतल तक ले रहे हैं, तो वो हम जा कर के देखेंगे कि किस तरह से करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तेलंगाना राज्य से कृषि विभाग के प्रतिनिधि यदि कोई हैं तो वे कृपया मंच पर पधारें एवं अपना सुझाव साझा करें। Namaste sir. Namaste everybody. Myself Vijay Kumar, Telangana से आया हूँ, Agriculture Department. Sir, in Telangana we have 5 lakh acres of soybean, sir, in the past 3 years. Year by year the area is decreasing, sir. The reason behind this decreasing is, sir, the farmers are diverting from soybean to maize and jowar. This is the 2 reasons in Telangana shifting from soybean to other crops, sir. But still farmers are with the soybean crop, provided they require the varieties which can withstand weekdays after harvesting period in the field, because the situation is coinciding with the rain situation, sir. In that situation, the farmers are expecting the crop can be withstand for a week to 10 days in the field, sir. That is one request from the field, sir. The second request from the farmer, sir, the variety should be farm mechanization responsive variety, sir. Farm mechanization लगाने के लिए ये variety suitable होना चाहिए, sir, because in Telangana state is divided into 32 districts, sir, rural districts. So more urbanizations happened. The labor availability is very less. The farmers are going and shifting to other crops. So in that scenario, supporting farm mechanization is highly required, sir, and assistance to the farming community while the farmers who are going the cultivation of soybean in protected irrigation situation, sir. So वो farmers को अगर अपने drip irrigation, sprinkler irrigation support करे तो farmers इसको attract होंगे, sir, area भी बढ़ जाएंगे, sir. Moreover, sir, in Telangana there is no seed production in the state, sir. The corporation and the farmers, they are getting the seed from adjoining states, sir. So seed production within the state to होना चाहिए, sir. वो angle में government corporation को directions दे रही, sir. So these are the requests from the state government, sir. Thank you, sir.
अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय डॉक्टर D.K. यादव सर, उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कि वे दिन भर की चर्चाओं का सार प्रस्तुत करें। सर प्लीज। सभी को नमस्कार। सम्मानित मंच, सभी राज्यों से आए अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और प्यारे किसान भाइयों, प्रेस और मीडिया के साथी, जैसा मैंने सुबह बताया था तो माननीय हमारे मंत्री जी का एक ये था कि भाई जितनी चर्चा हो उसको हम अंत में एक संक्षिप्त रूप में कि क्या क्या इश्यू हैं और हम कैसे उनको सोल्व करेंगे, तो उसी हिसाब से सुबह से हमने कार्य किया। कुछ किसान भाइयों की फीडबैक पहले आ गई थी, कुछ हमारे स्टेट से भी फीडबैक थी और कुछ अभी जो फीडबैक आई उसके बेस पे मैं एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर, इसमें 11-12 मुख्य विषय हैं, जिसमें सबसे पहला विषय है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि कभी बरसात आधारित किस फसल है, तो कभी अगेती बिजाई है, कभी पछेती बिजाई है, अनटाइमली रेन्स हैं, कभी बिजाई के बाद आज हम जैसे देख रहे हैं 1 घंटा और बारिश बरसेगी तो पिछले 3-4 दिन की बिजाई सब खत्म हो जाएगी पानी भरने से। उसी तरह से लंबा सूखे का दौर आता है कि एक बार बारिश हुई 2 महीने तक बूंद नहीं पड़ी तो फिर वो सूखा आया। और वाटर लॉगिंग की जैसे हम देख रहे हैं, खड़ी फसल में पकाव के वक्त जो बहुत भारी समस्या है, बीज की समस्या और किसान को वैसे समस्या, तो उसके लिए सर जैसे बार बार हम जो बात करते हैं कि क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़, सूखे के लिए, वाटर लॉगिंग के लिए, बीमारी और कीड़ों के लिए, और उसकी सीड की उपलब्धता। जैसे हम गेहूं धान में सर देखते हैं कि जैसे अगर गेहूं में पंजाब हरियाणा में आपने किसानों से बात की, 8 टन की बात करते हैं, तो किसान का विश्वास इसीलिए है कि वो 50 क्विंटल की उसकी एक्सपेक्टेशन है, तो वो उसमें वेरिएशन सर 48 और 52 का रहता है, उसका वेरिएशन 25 और 50 का नहीं होता। जबकि सोयाबीन में किसान एक्सपेक्ट 20 करता है तो उसको 5 मिलता है, कभी 7 मिलता है, 22 कभी नहीं होता। तो उस तरह का सिस्टम करने के लिए जैसे सर आपके मार्गदर्शन में अभी हमने जो किस्मों के विकास में जो विशेष तौर पर काम करने की कोशिश की है कि आज की डेट में देश की एवरेज 12 क्विंटल के आसपास है। ब्राज़ील की आप स्वयं देख के आए सर 35 क्विंटल है, तुर्की की सुबह बात 42 क्विंटल की हो रही थी। तो उसके लिए सर हमने जो अभी जो नेशनल मिशन और हाइल्डिंग सीड्स में और जो हमारे पहले भी जो प्रोग्राम है सोयाबीन के संस्थान के, उसमें हमने विशेष तौर पर जोर दिया जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करके सर। और एक जैसे इसमें आनुवांशिक लाभ होता है सर फसल में, पहले भी प्रेजेंटेशन के समय सर बताया था कि आमतौर पर हमारी किस्मों में भी 1% का जेनेटिक गेन है एनुअली। तो हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम आगे से लगभग 2% जेनेटिक गेन हर साल उस फसल में किस्म को हम उगाते हैं, और नई किस्में आने से वो जेनेटिक गेन हो वो तभी होगा जब नई किस्में और नई प्रणाली आएगी। इसके लिए सर जैसे अभी कार्य हमने शुरू किया है सोयाबीन में, एक जीनोमेट्रिक का प्रोजेक्ट आपके मार्गदर्शन में सर चल रहा है। उसमें हमने एक ये सारे ट्रेड्स जो आज हम बात कर रहे हैं उनको हमने लिया है, सूखा रोधी, जल भराव। धान में तो सर ऐसी किस्में हैं जैसे आपने देखा था वो एक ही किस्म सूखा के लिए भी है, जल भराव के लिए भी है। तो उस तरह का सर हम कार्य इसमें करने की योजना है। और अगले 3-4 साल में सर जैसे स्पीड ब्रीडिंग की फैसिलिटी की बात करते हैं तो उसका फायदा है कि एक साल में हम उसकी 3 फसल जो अनुसंधान के हिसाब से ले सकते हैं। तो उसका यूज करते हुए सर अगले 2-3 साल में इस तरह की किस्मों का हमारा प्रोग्राम है। एक जीनोमिक सिलेक्शन की एक नई टेक्नोलॉजी है सर, जिसमें हम पूरे जो फेवरेबल जीन्स प्लांट्स में होते हैं, एक पॉपुलेशन ली, उनको हम एक पौधे में ले आते हैं। तो वो एक टेक्निक उसका प्रयोग करेंगे। एक सर मार्कर सिलेक्शन की विधि है कि एक जैसे पुरानी फसलें हमारी किस्में हैं उनमें कोई न कोई कमी है, तो हम उसको उस कमी को ही सिर्फ दूर करेंगे, उससे जो उसको बार बार नुकसान होता है। एक ये रास्ता है सर। दूसरा जो है सर, अभी जो हम किस्मों की बात करते हैं सर 100 दिन की किस्में हैं,
तो उत्तर भारत में जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वो किस्में फिट नहीं होती, क्योंकि उनकी पैदावार वही 18 क्विंटल, 15 क्विंटल, 17 क्विंटल पे आती है, जो धान को रिप्लेस करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर कुछ एक हमारा सेक्शन ऐसा रहे सर कि उसमें 135-130 दिन की किस्में रहे और जो उत्तरी भारत में आए और जिसकी पैदावार 30-35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आएगी, तो निश्चित रूप से जो आपने एक फार्मूला दिया था सर -5 + 10 का, तो वो -5 को हम उसमें यूज करें सोयाबीन में। एक ये प्रयास है सर। और जो 100 दिन की बात है, 100 दिन तो सर इसलिए था कि बहुत ज़्यादा उसको ये एक मिनट आप -5 + 10 सबको समझा दो ना, नहीं तो मैं और आप समझ के बाकी समझे रहे। माननीय मंत्री जी का अभी 2 जीनोमेट्रिक किस्मों का जो विकास किया था उसको राष्ट्र को माननीय मंत्री जी ने उसका अनाउंसमेंट उद्घोषणा की थी। तो उस समय एक हमारे माननीय डीजी महोदय साहब और मंत्री जी ने एक मंत्रणा करके एक उद्देश्य दिया था कि अगर इस तरह की हाई यील्डिंग वैरायटी धान में आती हैं तो उससे निश्चित रूप से हम -5 मिलियन हेक्टेयर को एरिया को निकालेंगे और ये जो अच्छी किस्मों की वजह से धान की पैदावार हम उत्पादन जो 10 मिलियन टन बढ़ाएंगे। और वो बात करते इस बार 138 मिलियन टन से 149 मिलियन टन का जो हमारा थर्ड एस्टिमेट आया है वो हो गया। अब बात है उसका एरिया घटाने की। तो जो माननीय मंत्री जी के मंशा है कि धान से और गेहूं से हम 5 मिलियन टन निकाल के और उसकी उत्पादकता भी धान और गेहूं की अच्छी रहे, अच्छी किस्मों की वजह से, और उस एरिया को हम पल्सेज में और ऑयल सीड में लेके आए। तो उसी प्रयास में सर ये हम कार्य करेंगे। और जो दूसरा 100 दिन की किस्में है सर, आमतौर पे 100 दिन की किस्मों का इसीलिए वो था कि कम समय में और कम दबाव में आए, कि जैसे सूखे की ज़्यादा स्थिति नहीं आए, जल भराव की नहीं आए। लेकिन जो हमने ये उपलब्धि है सर, बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो ईल्ड पोटेंशियल की जब बात करते हैं हम सर, तो वो कहीं भी जो अच्छी से अच्छी किस्में, सुबह डॉक्टर के सिंह ने टेबल दिखाई, 24 क्विंटल 25 क्विंटल से ऊपर की वैरायटी नहीं है। तो थोड़ी सी ड्यूरेशन अगर क्रॉपिंग सिस्टम में फिट होती है और उसको हम 10-12 दिन बढ़ाने से अगर हम 5 क्विंटल ईल्ड बढ़ा पाते हैं तो सर वो भी एक जहाँ जहाँ पे इस तरह की उपलब्धता रहेगी उसके लिए कार्य करेंगे। एक जितनी भी किस्में अभी हम पैदा करते हैं सर, जैसे उसका फिनोटाइपिंग के आर्टिफिशियल कंडीशन में, जैसे जल भराव के लिए या सूखे के लिए करने के लिए, ये सर इसमें जो हाई यील्डिंग वैरायटी वाला प्रोजेक्ट मिशन आया है उसमें हम इस तरह की फैसिलिटी, जो फिनोटाइपिंग फैसिलिटी कहते हैं, जो दिल्ली में सर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में डेडिकेट की थी गेहूं और धान का, तो हम इस संस्थान में भी उस तरह की फैसिलिटी करेंगे ताकि एक रियल बेसिस पे असल में उसका जीन है नहीं है, और उसको सर हम जो जीनोटाइपिंग से जो नई पद्धति से उससे कन्फर्म भी करेंगे, तो उससे जो ये उतार चढ़ाव है जैसे गेहूं धान में नहीं, वो कम होगा। ये हमारा एक लक्ष्य है सर। जीएम टेक्नोलॉजी, अभी जैसे आप बात करते हैं कि अभी माननीय न्यायालय में भी है और देश की जैसे भी आदेश होगा उस पर आगे चलेंगे सर। और बाह्य जर्म प्लाज्म का सर, जैसे अभी जिस देशों में हम देख रहे हैं 35 टन है या जो 40 टन है, तो हमने सर वहाँ से जर्म प्लाज्म मंगाया है। तो उस जर्म प्लाज्म को ये जितनी बीमारी कीड़े की हम बात कर रहे हैं उसके लिए रेजिस्टेंट जर्म प्लाज्म मंगाया है सर। एक तो उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करेंगे कि अपने मटेरियल में उसमें परिवर्तित करें, और दूसरा सर कुछ वैरायटी बहुत हाई यील्डिंग होती है, डॉक्टर जगदीश कुमार जी ने अभी बताया, तो हम उन वैरायटीज को डायरेक्ट टेस्ट करके और जो अच्छी वैरायटी इन देशों से मंगा के उसको हम सीधा रिलीज करेंगे ताकि वो किसानों के पास अगले 2 से 3 सालों में चली जाए सर। ये तो एक ये इसमें वो है सर। और मिशन का जैसे मैंने बताया सर, उसमें हम काम करेंगे। एक जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए सर एक बड़ी समस्या है, तो एक प्रोग्राम हम जैसे चने में हम कुछ लेके आए, लेंटिल में कुछ वैरायटी आ गई, गेहूं में, धान में है, एमिनेबल टू मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, कि हम मैकेनिकल हार्वेस्टिंग बिना नुकसान के कर सके। आज की डेट में कोशिश करते हैं, पर उसमें जो झड़ाव जिस तरह का होता है, फलियों का गिराव होता है और दाने को जो नुकसान होता है, वो समस्या है, उसको हम दूर करेंगे। दूसरा सर जो वैरायटी स्पेसिफिक एग्रोनॉमी, जैसे हमारे डीजी साहब बार बार कहते हैं, तो हर वैरायटी का सर कितना खाद, कितना पानी, कितनी बिजाई, उसको निश्चित रूप से अभी माननीय कृषि सचिव साहब ने जो अभी NMEOP में हमने सारा मटेरियल सर मैप किया है कि किस राज्य में, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैरायटी आए, तो उसी मैपिंग के हिसाब से हम उसकी टेक्नोलॉजी भी, जो मैपिंग टेक्नोलॉजी उसको देंगे ताकि वो सही समय से कितनी प्लांट पॉपुलेशन रहे, कितना डिस्टेंस रहे। तो ये सर वैरायटी डेवलपमेंट के ऊपर हमारा रोड मैप है, इसको 5 साल में हमने मिशन में ऑलरेडी डाल दिया है, इस पर हम कार्य करेंगे। दूसरा सर बीज का सबसे बड़ा इशू है, दूसरा इशू,
और उसकी क्वालिटी का। तो सर सीड रेगुलेशन को, जैसे अभी सीड बिल की आप बात कर रहे हैं पिछले 2-3 बार से, तो निश्चित रूप से सीड बिल को हमें लाना होगा, ताकि हम जो रेगुलेशन आज जो कंपनियां बड़े बेडर होकर सर जो बिजनेस करती है, कोई ज़्यादा पेनल्टी नुकसान नहीं है, तो उसको लेके और ढंग से रेगुलेशन करेंगे। और सीड चेन को एक्सपेडाइट करने के लिए, जैसे सर सुबह डॉक्टर के सिंह ने बताया, तो एक ऑफ सीजन में सीड प्रोडक्शन का सिस्टम वो थोड़ा महंगा पड़ता है सर। तो मैं माननीय सचिव साहब के सुबह से हम बात कर रहे हैं, तो हम उसमें अपने MNOP वाले मिशन में ही हम इसको लाके कि जो जैसे इस बार हमने ब्रीडर सीड किया, उसका फाउंडेशन सीड बाहर चला जाए दूसरी जगह, और जो इवन ब्रीडर सीड में भी जो कमी है, क्योंकि उसका जितना हम करते हैं फाउंडेशन, तो ब्रीडर सीड स्टेज 2 के नाम से हम उसको ऑफ सीजन में करके और ज़्यादा क्वांटिटी आए तो जल्दी से जल्दी, जो आपकी बार बार एक वो रहती है इच्छा कि भाई ये 2-3 साल 4 साल नहीं कि 2 साल तक आए, तो उस पर सर हम कार्य करेंगे और सोयाबीन में उस पर जरूर से लागू करेंगे सर। जो मिनिमम लिमिट जो न्यूक्लियस सीड की जो अभी थी सर के 1 क्विंटल की है, तो हम संस्थानों से बात करेंगे कि उसको हम थोड़ा 2 क्विंटल 3 क्विंटल करें सर। ज़्यादा पैदा करने से बिना नोटिफिकेशन के वैरायटी फिर वो उसको अगर वो नोटिफाई नहीं होती है किसी कारण से, क्योंकि 100 वैरायटी आती है उसमें 70 होती हैं, तो वो संस्थान को बड़ी दिक्कत हो जाती है। उस पर ऑडिट पैरा बनते हैं कि भाई आपने इतना महंगा सीड पैदा किया, अब ग्रेन में बेचोगे, तो वो समस्या है। लेकिन हम उसको एक बैलेंस बना के उसको जल्दी से लाएंगे सर। और प्राइवेट सेक्टर को सीड प्रोडक्शन में सर, सोयाबीन में जैसे अभी डॉक्टर जगदीश जी ने बताया, तो बहुत कम लोग हैं सर। जैसे ऑयल सीड पल्सीज में सरसों को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो इसमें सर हम कोई न कोई MOA करके वैरायटी शेयर करके उनको लेके आएंगे। और नए सीड हब का सर, पहले इसमें 65 सीड हब थे, 35 सीड हब थे ऑयल सीड में, 65 सीड हब हम अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और उसमें से मेरे विचार से 40, 45 या 50 के आसपास हमने कर दिए। उसमें सोयाबीन में भी सर 7-8 सीड हब नए आने वाले हैं। एक सर जो जर्मिनेशन का इसका सोयाबीन में जैसे समस्या के, एक आपने जैसे बोरी को भी अगर 5 मीटर से गिरा दिया तो उसकी जर्मिनेशन घट जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो सीड बहुत नाजुक है। तो उस पर भी सर जो सीड के ट्रेट पे भी हम काम कर रहे हैं कि वो कम से कम उसमें ये जो समस्या आती है जर्मिनेशन की, ट्रांसपोर्टेशन के समय, स्टोरेज के समय, उसकी वायबिलिटी और विगर लंबे समय तक बनी रहे और उसका जर्मिनेशन, उस पर रिसर्च कार्य सर हम अपने सीड के जो अनुसंधान है जो मऊ वाला, उससे करेंगे। और जो पुरानी ससेप्टिबल वैरायटीज हैं सर, जैसे 171 डॉक्टर सिंह ने बताया, और पिछले इसकी लगभग 70 वैरायटी हैं सर 10 साल की, तो हम अब एक ग्रेडिंग करेंगे। जो ससेप्टिबल वैरायटी है उनको हम सीड चेन से फेज आउट करें, क्योंकि सर वो जो टोटल उत्पादकता में है वो विपरीत असर डालती है। तो वो कार्य हमारे हाथ का है, उसको हम अगले सीजन से उसको लागू करेंगे। जो भी वैरायटी जहाँ ससेप्टिबिलिटी की रिपोर्ट है या बहुत ज़्यादा पुअर उसका जर्मिनेशन है, तो उसको सीड चेन से हटाएंगे। और जो सीड ट्रीटमेंट का सर जो एक बड़ा इशू है, जैसे आप सुबह भी आपने देखा, तो इसमें किसानों की अनभिज्ञता है सर। इससे आपकी बीमारी का इलाज होता है, कीड़े का इलाज होता है, और जो हम राइजोबियम लगाते हैं या बायोस्टिमुलेंट लगाते हैं, तो उससे जो आपकी जो उर्वरक की जो फिक्स करने की क्षमता और उर्वरक को खींचने की क्षमता बढ़ती है सर जमीन से। तो ये एक मेरे विचार से डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी रिकमेंडेशन जाएं और इसको हम निश्चित रूप से उसमें अच्छी तरह से लागू करें। दूसरा एक मैकेनाइजेशन का, जैसे सर मैंने बताया, वो MNL फॉर मार्केट हार्वेस्टिंग बीमारी सर बहुत बड़ी समस्या है, कीड़े बहुत समस्या है, पीला मुझे एक्सेसिव बताया, राइजोक्टिनिया, एरियल ब्लाइट है और एंथ्राकनोज, ये बीमारी प्रमुख है सर। तो इनके लिए जो ये जो पहले पार्ट मैंने बताया सर, रेजिस्टेंस ब्रीडिंग का, बाहर से जर्म प्लाज्म लेके जीनोमेटिंग से उस पर पहले से काम कर रहे हैं। और जो मुख्य इसमें सर मुद्दा आता है कंट्रोल का। कंट्रोल में जो बात मेन यही है कि भाई पहले तो हम रेजिस्टेंट वैरायटीज दें, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दें, उसमें सर पेस्टिसाइड और उसकी बड़ी समस्या है। तो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशन एंड हाई पेनल्टी जो उसमें सीड के लिए जो पेस्टिसाइड और इनके लिए भी रहे सर। डिजीज के लिए सुबह भी आपने जिक्र किया था कि डायग्नोस्टिक टूल्स और फॉरवार्निंग सिस्टम, जैसे हमारा NPCSS सिस्टम आपने लॉन्च किया है, तो इस फसल में भी सर उन बीमारियों और कीड़ों की वो करके हम NPSS में ही डलवाएं कि किसान को पहले ही पता लग जाए कि अब ये कीड़ा आएगा, ये बीमारी आएगी, ताकि वो उसका रोकथाम कर सके और दवाई की सुनिश्चित हो सके सर। और जो दूसरे रैपिड जो टूल की जो आप बात करते हो भाई, खाद के लिए, बायोपेस्टिसाइड के लिए और इवन बीज के लिए,
तो इस तरह के रैपिड टूल का सर कुछ विकास हो रहा है, इस पे हम जोर देंगे ताकि किसान को तुरंत उसका पता लगे और वो नुकसान से बच सके सर। ये तीसरा था सर। चौथा मैकेनाइजेशन का, जैसे बीबीएफ की आप देख रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं, रीज एंड फरो मेथड है, और जो उसके साथ साथ सर जो सीड ट्रीटमेंट और उस पर सब्सिडी जो ये बताया गया है कि FIR का जो फार्मूला सुबह था, तो उसको स्कीम में लाया जाए सर, ताकि किसानों को उसको सपोर्ट मिले। और एक जो कस्टम हायरिंग का सिस्टम सर, इनको जैसे सीड ट्रीटमेंट की मशीन थी, BBF की मशीन भी सर महंगी है, बहुत कम मशीनें हैं और थोड़े दिन एक ही फसल में उसका उपयोग होता है, किसान वहन नहीं कर पाता है। तो ये कहीं न कहीं इंटरवेंशन हमारी स्कीम से आए भारत सरकार की से कि उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर बने या सब्सिडी का मैकेनिज्म है, तो वो उससे उसको फायदा मिले सर। एक सर जैसे बताया गया, एक समस्या किसानों ने भी बताई और हमारे डॉक्टर KH सिंह ने भी बताया कि हम स्प्रे डिजीज के लिए और वीड के लिए नहीं कर पाते हैं बरसात की वजह से। तो सर इसमें जो फॉरवार्निंग सिस्टम का एक बड़ा महत्व रहता है। अगर हमें पहले पता है 2 दिन हमारे पास बरसात नहीं है, तो किसान उस पीरियड में उसको 24 घंटे मिल जाते हैं, तो वो दवाई कामगार रहती है। तो उसका एक सिस्टम फॉरवार्निंग का जो अभी है उसको और एरिया स्पेसिफिक सर बनाना पड़ेगा, बहुत क्लोज उसका, तो वो होगा। और ड्रोन्स का सर, ड्रोन आज की डेट में आप भी जैसे ड्रोन दीदी का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है और सभी संस्थानों के पास, KVKH के पास सर ड्रोन्स हैं। तो ड्रोन का क्योंकि एक तो बहुत फास्ट है और उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो प्लांट का एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। हम वैसे स्प्रे से करते हैं तो उसी में 500 लीटर लगता है, उसमें 10-15 लीटर से 1 एकड़ का हो जाता है। तो उसका भी हम सर SOP बना के और उसको भी स्प्रे में प्रयोग में लाएंगे, तो जो बरसात वाली और ये जो समस्या होती है, इससे सर हमें सहायता मिलेगी। पुअर और स्लो अवेयरनेस का फार्मर का सर, ये एक मुद्दा बताया गया। छठा मुद्दा ये रहा, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस का सिस्टम, जैसे अभी बात हुई है, ट्रेनिंग का सिस्टम है सर। क्षमता वर्धन की बात हमारे किसान भाई ने की है कि वो जरूरी है, और उसमें एक्सटेंशन का और स्टेट गवर्नमेंट्स का, जैसे अभी जो आपने कार्यक्रम हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया, तो उसके तहत और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट मिलके किसानों को अवेयरनेस में ये टेक्नोलॉजी है, ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है, जिसका कि एक परसों भी जब मैंने प्रेजेंट किया तो सर एक बड़ा गैप था कि किसान को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। तो इसको हम अपने कार्यक्रम में एक्सटेंशन के में लेंगे स्टेट के साथ मिलके। प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन हमारे सोपा से साथ ही उन्होंने बताया सर, उसकी वैल्यू बताई, और उसमें निश्चित रूप से कुछ MSME का साथ लेके, कुछ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का साथ लेके किसानों को उसमें सक्षम करना है सर। प्रोटीन का, माल न्यूट्रिशन की समस्या बताई गई है, बताया गया सर 50% 40% के आसपास प्रोटीन इससे मिलता है, तो उसको किस तरह से हम वैल्यू एडिशन के द्वारा यूज कर पाएँ और उसको फूड चेन में सर लेके आएँ, तो उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसके अलावा सर इरिगेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया गया, तो सर ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम, जहां भी बहुत एक्यूट ड्रॉट का एरिया है, तो मेरे विचार से किसी स्कीम से उसमें अगर कहीं पानी की उपलब्धता, आपने मध्य प्रदेश में सर करके दिखाया है, पानी कितनी कितनी दूर तक आप लेके गए, तो अगर उन क्षेत्रों में, सोयाबीन के क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में भी उस तरह का किसी स्कीम से या राज्य सरकार के द्वारा कुछ वो स्कीम आती है कि माइक्रो इरिगेशन, हमारे किसान भाई ने बताया कि मैं जो गैप से और माइक्रो इरिगेशन से वो कितना 20 क्विंटल पर एकड़ की बात कर रहे हैं, तो सर वो उससे संभव है। और जो आपने बाहर के देशों की बात की, तो उसमें सर ड्रिप इरिगेशन भी एक मुख्य जो अवयव है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी यील्ड की रहती है, तो ये भी सर एक करने लायक जो कार्य है सर। उसके बाद कुछ सर पॉलिसी के इश्यू हैं, रिसर्च के ये इश्यू थे। वाइल्ड एनिमल की बात करते हैं सर, उसकी कोई न कोई राष्ट्रीय पॉलिसी बन के फेंसिंग का कुछ किया जाए। इंपोर्ट ड्यूटी की बात की गई, तो सर बड़ा सही कहा है कि भाई इसको इंपोर्ट ड्यूटी को अगर हम MSP से लिंक करते हैं, तो निश्चित रूप से किसान को अपनी मंडी में, स्वदेशी मंडी में नुकसान नहीं उठाना पड़ता और उनको MSP सही रेट मिलेगा सर। क्रॉप इंश्योरेंस का कई किसानों ने सर इसमें अभी लिखा है, जो फीडबैक आई थी कि हम उसमें वो भी देते हैं, प्रीमियम भी देते हैं, लेकिन नुकसान को किसी न किसी तरह से जो कंपनी है वो अवॉइड करती है कि नहीं ये इस वजह से नहीं है। आप भी उस बात को बार बार इंगित करते हैं सर। उसके लिए एक बड़ा सिंपल स्ट्रेटेजी आए कि अगर नुकसान 1 एकड़ में भी है,
तो उसकी भरपाई किसान को मिले। और बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन, किसान के चक्कर कटवाना, उसको परेशान करना, उस सिस्टम से सर कहीं न कहीं ऑनलाइन सिस्टम बना के मुक्ति मिले तो सर उससे निश्चित रूप से फायदा होगा। सोया ईयर 2006 का सर 26 का जो एक प्रपोजल है, निश्चित रूप से हमें भारत सरकार के सामने सर रखना चाहिए। तो सर ये कुछ मुद्दे थे, 11 मुद्दे थे, और मैंने इनको सभी को एक वर्क प्लान के रूप में आपको पेश कर देंगे सर। नमस्कार, और बाकी जो आपके सुझाव आएंगे वो शामिल करेंगे। नमस्कार सर। अब मैं सम्मानपूर्वक अनुरोध करती हूँ आदरणीय डॉक्टर मांगेलाल जाट सर, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कि वे अपने विचार साझा कर हमारे मार्गदर्शन करें। इस परिवार के मुखिया, जब मैं परिवार बोलता हूं तो खेती किसानी का परिवार, हमारे परिवार के मुखिया केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री, हमारे विधायकगण, सभी अधिकारीगण, इंडस्ट्री से आए हुए साथी, किसान भाइयों और बहनों, सबके लास्ट में बोलने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदे ये हैं कि आपने सीख लिया और बोल दिया, और नुकसान है कि आपके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। मैं भी उसी स्थिति में हूं कि कुछ ज्यादा बचा नहीं, लेकिन यादव साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समराइज किया है। मैं 2-3 किसान भाइयों ने जो बातें रखी, बहुत ही व्यावहारिक, उनके बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सोइल हेल्थ की जो बात की थी, अब सोइल हेल्थ को कई बार हम एनपीके से, ऑर्गेनिक कार्बन से ही नापने लगते हैं, लेकिन लगातार इस हेवी सोइल में हेवी ट्रैक्टर का यूज करने से और एक ही फसल प्रणाली से उसमें कॉम्पैक्शन हो रहा है, और उस कॉम्पैक्शन के कारण से जमीन पानी नहीं पीती, और जब जमीन पानी नहीं पीती तो इतनी बारिश हो गई वो नीचे जाएगा नहीं और फसल को नुकसान होने वाला है। तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा सोइल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, और विशेषतः सोयाबीन है और दूसरी दलहन है, मक्का है, ऐसी फसलों में इसका नुकसान ज्यादा होता है। उसी की दिशा में अभी ब्रॉडबेड और फरो मेथड की काफी चर्चाएं हुई, सुबह से हो रही है, और एक हमारे देशमुख जी ने बताया, यहाँ के किसानों से भी बताया, हमारे भाई लाडकुई वाले ने भी बताया बड़े लाड से, लेकिन मैं उसके एक स्टेप आगे जाना चाहता हूं। जो ब्रॉडबेड और फरो है, इन मिट्टियों में जब हम बात अमेरिका की करते हैं, बात साउथ अमेरिका की करते हैं, तो वहां पे माननीय मंत्री जी पीछे ब्राजील गए थे, वो मिट्टी की जुताइयां बार बार नहीं करते। वहां ऐसे खेत हैं जिनकी 40 साल से जुताई नहीं हुई। ब्रॉडबेड और फरो मेथड एक बार आपने बना लिया, ब्रॉडबेड और जो फरो है, ट्रैक्टर उस फरो में चलेगा और बेड को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो न तो कॉम्पैक्शन होगा, और जो नाली है उसी में कॉम्पैक्शन होगा, तो पानी ज्यादा बरस गया या कम बरस गया उसका फर्क नहीं पड़ेगा। एक किसान सज्जन पटेल साहब शायद बोल रहे थे, लागत हमें गठानी पड़ेगी, और इन मिट्टियों में सोयाबीन वाली जो काली मिट्टी है उसमें जुताई की लागत हमें पता कितनी आती है। तो यदि हम जुताई की लागत कम कर लें, उसका मल्टीपल फायदा है, तो वो एक चीज करने की जरूरत है। लेबर नहीं मिलती, उसकी बात आई थी, उसके लिए भी मैकेनाइजेशन की बात है। एक ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि हम सब अलग अलग तो कर रहे हैं, लेकिन किसान के यहाँ सारी चीजें इकट्ठी कैसे जाए, और वो बड़ा नॉलेज गैप है, कैपेसिटी गैप है। जैसे हमारे विकसित कृषि संकल्प अभियान में सारी चीजें निकल के आई, और इसका पहला जो सॉल्यूशन है वो वही है जो आपने दिया है, 1 टीम। यदि हम एक टीम के रूप में साथ आके काम करेंगे तो मुझे लगता है बाकी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो थोड़ी मुश्किल है, और उसी दिशा में ये आज का कार्यक्रम है। एक सोयाबीन जो है एक वंडर क्रॉप है, चमत्कारी फसल है, और उसमें हमारे साथियों ने बताया कि 2040
20% ऑयल है, 40% प्रोटीन है। महोदय, इस फॉर्मूले को 20% प्रोटीन ऑयल और 40% जो प्रोटीन है, यदि हम इसको फॉर्मूला बनाएं 20, 25, 30, 40, 20% ऑयल है, 25 क्विंटल की प्रोडक्टिविटी चाहिए 2030 तक और 40% ऑयल है, तो हम 20, 25, 30 और 40 के फॉर्मूले को लेके चलें तो मुझे लगता है कि सोयाबीन की उत्पादकता और सोयाबीन किसानों के जो जीविका है उसको हम ठीक कर सकते हैं। सोयाबीन के मोटे मोटे जो मुद्दे यादव साहब ने बताए, मेरा निवेदन है कि हमारे ICAR के संस्थान यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही जो हैं, सोयल का है, इंजीनियरिंग का है, सोयाबीन का है, वीड का है, और जो एक्सटेंशन करने के लिए अटारी है, ये 4-5 तो यही है, प्लस यूनिवर्सिटी है, विभाग है। सारों को इकट्ठा आके अपना अपना काम को इकट्ठा लाना पड़ेगा, तभी नॉलेज और कैपेसिटी का गैप को हम पाट पाएंगे और तभी हम रिसोर्सेज का सही उपयोग कर पाएंगे और तभी किसान के पास में एक आवाज में, वन वॉइस में जा सकते हैं। नहीं तो अलग अलग मैसेजेस जो है कंफ्यूजन कर रहे हैं। बाकी मैं बहुत सारे मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि यादव साहब ने सारी चीजों के बारे में सारी चीजों को समराइज किया है, लेकिन जरूरत है और जो शुरुआत करने की जरूरत है वो वन टीम वाली है। यदि हम वन टीम इकट्ठे हो गए तो मुझे लगता है कि बाकी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। लेकिन सोयाबीन वीट सिस्टम में, सोयाबीन वीट और मूंगबीन सिस्टम है, मैं उसमें देखता हूं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ब्रॉड बेड में, BBF में बिना जुताई के उसी बेड पे सोयाबीन लगाएं, फिर गेहूं लगाएं, फिर मूंग लगाएं, कुछ पुराली रिसाइकल करें और हम सोइल को अच्छा बना सकते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना सकते हैं और जो वातावरण का ये प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं और लागत कम करेंगे और इसको टिकाऊ बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार की, वे अपने मार्गदर्शी विचार रखकर हमें कृतार्थ करें। सम्मानित मंत्री जी, सम्मानित कैलाश विजय वर्गीय जी, माननीय विधायक जी, सचिव डैर, सभी किसान भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, आज बहुत लंबा मैं उत्तर प्रदेश में कृषि सचिव के रूप में 4.5 वर्ष कार्य किया हूँ। मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया हूँ। अभी लगभग 10 महीने मैंने यहाँ कार्य किया है। लेकिन ये माननीय मंत्री जी की पहल थी कि एक पर्टिकुलर क्रॉप, जो महत्वपूर्ण क्रॉप है, उस पर एक दिन पूरी कार्यशाला की जाए। और ये इससे इतना लाभ हुआ है हम लोग को कि ना केवल हम लोग आप तक अपनी बात पहुंचा सके हैं, बल्कि आपसे जो बहुमूल्य सुझाव हर स्टेक होल्डर से मिले हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे किसान हों, चाहे FPO हों, चाहे हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हों, उनसे जो सुझाव मिले उसमें हमें दिशा तय हुई और हमें ये भी कॉन्फिडेंस हुआ है कि जो हम जिस रास्ते में जा रहे हैं उसी रास्ते में और तेज़ी से जाना है। सर, कुछ जो बातें हो गई हैं वो तो हो ही गई हैं। बस मुझे यही कहना है सूक्ष्म में कि भारत में जितना तेल की खपत होती है, खाद्य तेल की, उसका केवल लगभग 45% हम पैदा करते हैं, 55% बाहर से आता है। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है और ये देश के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए और हमारे किसानों तीनों के लिए उचित नहीं है। इसलिए जो मिशन चल रहा है उसका उद्देश्य यही है कि हम आत्मनिर्भरता लाएं तिलहन में। और तिलहन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए हमको चाहिए कि हम ऑयल सीड्स ज़्यादा पैदा करें, जिसमें सोयाबीन, सरसों और ग्राउंडनट, मूंगफली, ये 3 मुख्य हैं और उसमें से भी सोयाबीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कहा गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, यथासंभव एरिया बढ़ाना है, टेक्निकल नो हाउ हमको किसानों तक पहुंचानी है और बाकी व्यवस्था करनी है, उस पर हमें ध्यान रखना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान हमें इस बात पर रखना है, जो बात हुई कि इसकी खरीद जो हम करते हैं MSP हम उपलब्ध करा सकें। जब सरकार ने 1.5 गुना MSP की बात कही है तो ये सबका, हमारा राज्य सरकारों का, जो भी एजेंसी जिसमें लगी हैं, उनका ये पूरा कर्तव्य होता है कि हम 1.5 गुना जो MSP घोषित है उस पर खरीद सुनिश्चित करें और
वो खरीद सीधे किसानों से ना हो, कोई बिचौलिया बीच में आके तंग ना करे, वो सीधा सीधा किसान आए, FAQ क्वालिटी हो और सीधे खरीद ले। तो हम लोग ने भी राज्यों के साथ ये कहा है और इसके लिए हम रिफॉर्म भी ला रहे हैं और हमने कहा है कि अगले खरीफ से पॉस मशीन के माध्यम से, जैसे PDS में खाद्यान्न फ्री बढ़ता है बिना शिकायत के कोटेदार के पास। हम सब जानते हैं कोटेदार के पास राशन कार्ड होल्डर का बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके बाद उनको राशन मिलता है। तो उसी तरह से खरीद भी जब किसान खुद आए तभी क्रय केंद्र ले, कोई दूसरा आदमी उनके नाम से आए तो ना ले। उसका ये फायदा होगा कि किसान को खुद को सीधा लाभ मिलेगा और उनको बिचौलियों से बचावा होगा। तो एक ये व्यवस्था हम लोग लागू कर रहे हैं, सभी राज्यों से कहा है कि उसको सुनिश्चित कराएं। दूसरा एक महत्वपूर्ण और बात मैं कहना चाहूँगा, यद्यपि आज के लिए उतनी प्रासंगिक ना हो, लेकिन जो ICMR है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो ये कहती है कि हेल्दी शरीर के लिए पूरे वर्ष में औसत 13 किलो हमको तेल लेना चाहिए एक प्रति व्यक्ति को, और हमारे देश में हम लोग करीब करीब 20 किलो तेल लेते हैं। यानी कि हम अनहेल्दी लेवल पे तेल का प्रयोग करते हैं, और उसका कारण एक तो खाने का हमारा सिस्टम है, वो है हम तला भुना ज़्यादा खाते हैं और उसमें भी हम डीप फ्राई करके खाते हैं और रेगुलरली खाते हैं। तो खाने में ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन हमको हर तरह की उसमें बीमारियों को भी उत्पन्न करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब हम लोग की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये कहा था कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हम खा रहे हैं तेल, उससे 10% अपना जो है उसको हेल्दी लाइफ के लिए, मोटापा कम करने के लिए, बीमारी कम करने के लिए उसकी खपत कम करें। तो वो भी हमको सबको ध्यान रखना होगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे नगरीय क्षेत्र में, कि हम लोग, ये नहीं है कि तेल की उपलब्धता तो पूरी है, इंपोर्ट और डोमेस्टिक से तेल तो बहुत आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ज़्यादा खाना चाहिए। हमको संतुलित रूप से तेल का सेवन करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा के आत्मनिर्भर होना चाहिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे कहा गया कि तेल, ये जो सोयाबीन की फसल का जो प्राइस है वो इस पर निर्भर करता है कि ऑयल मील जो निकलती है उसका भी हमारे पर अच्छा मार्केट हो, और ये स्ट्रेटजी हमें मिशन में ही और अच्छी तरह से चलानी है। जो ये आया है कि कैसे हम ऑयल मिल के अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जैसे कि दिखाए भी गए उसको बढ़ाते हुए कार्य करें, उस पर भी हम कार्य करेंगे। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे DG साहब ने, डिप्टी DG साहब ने, सभी साइंटिस्ट ने कहा कि हमें गाँव तक पहुँचना है, तो मुझे बस ये सुझाव है मेरा कि हम लोग कई बार करते हैं दूसरे देश की प्रोडक्टिविटी से अपने देश की प्रोडक्टिविटी को, फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमारे देश में इस राज्य की प्रोडक्टिविटी से अपने राज्य की प्रोडक्टिविटी को। लेकिन हमें एक चीज़ और कंपेयर करनी चाहिए, उसी ज़िले में, उसी ब्लॉक में सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी किस किसान की है और औसत क्या है। और अब वहाँ भी देखेंगे कि जो अच्छा किसान है उसी ब्लॉक का, उसी किसान का, उसी गांव, उसी ज़िले का, हो सकता है वो 1.5 से 2 गुना प्रोडक्टिविटी पा रहा हो। तो मेरा ये सुझाव है कि जब भी हम ये चाहे विकसित भारत अभियान चलाएं, चाहे हम गांव पंचायत में राज्य सरकार गोष्ठियां करें, हमको किसान को जो साइंटिस्ट बताएं वो तो बताएं, लेकिन साथ साथ ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने पिछले वर्षों में अत्यधिक प्रोडक्टिविटी, उनको चिन्हित करें, उनको हर ब्लॉक में चिन्हित करें, उनको भी खड़ा होकर कहलवाएं कि साहब ये जो कह रहे हैं ये मैंने किया तो उससे मुझे इतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। जैसे महाराष्ट्र के किसान आए, उन्होंने जब बताया यहाँ लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अगर आप ही के इंदौर के या आसपास के किसान आके बोलते कि मुझे 15 क्विंटल मिल रहा है तो आप ज़्यादा विश्वास करते। तो वो मेरा है कि वो हमारे एक तरह से मिशन एम्बेसडर्स की तरह रहेंगे। साइंटिस्ट अपनी बात कहेंगे, मिशन एम्बेसडर जो हमारे प्रगतिशील किसान होंगे वो अपनी बात कहेंगे, कि जिससे ये कोरिलेट हो कि हाँ साहब ये जो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं और मुझे फ़ायदा मिला है। तो जैसे उदाहरण दूंगा कि जब कोई IAS में या PCS में या कोई IIT में टॉप करता है तो उसी से पूछा जाता है कि आपने कैसे टॉप किया, फिर जो वो बताता है तो बाकी स्टूडेंट्स उसी को फॉलो करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा टीचर ने उसको पढ़ाया, उसने टॉप किया, तो वो बताता है कि मैंने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, और वही वो उसको ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अगर ऐसे प्रगतिशील किसान खड़े होकर बताएंगे तो बाकी किसान उस पर ज़्यादा विश्वास करके उसको जल्दी लाएंगे। तो ये कंपोजिट स्ट्रेटेजी से अगर हम लोग चलाएंगे तो इस मिशन में हमें सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से अगले 5-6 साल में हम
आत्मनिर्भरता के बहुत करीब पहुंचने में सफल होंगे। इतना ही मुझे कहना है। और जो आपने सुझाव दिए हैं, माननीय मंत्री जी जो निर्देश देंगे उसको हम पूरी तरह से पालन करते हुए अपनी नीतियों में उसी हिसाब से बदलाव और सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे बीच में मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकार के बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे और अभी भी महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है, नगरीय विकास विभाग। और मध्य प्रदेश और मालवा की पूरी जानकारी खेती की भी उनको सदैव से रही है। तो हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच में हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने लंच के बाद की पूरी कार्रवाई को देखा। उसके पहले किसान प्रतिनिधि बोले, उसके पहले एनजीओ, एफपीओ, फिर इंडस्ट्री के भी लोग बोले। तो सारी सोयाबीन से जुड़े हुए लगभग सभी वर्गों ने अपनी बात रखी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद शिवराज जी। मैंने आपको बचपन से काम करते हुए देखा है और जो भी आप काम करते हैं वो डूब के करते हैं, ये आपकी विशेषता है। देवेश चतुर्वेदी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत मंत्रियों के साथ काम किया होगा और सिर्फ एक क्रॉप के लिए सभी लोगों को, लैंड पे काम करता है उसको भी, लैब में काम करता है उसको भी, स्टॉक होल्डर भी और अधिकारी भी, एक मंच पर लाकर चर्चा करना और सबकी समस्या सुनकर उसका निराकरण करना, ये अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान ही कर सकते हैं। चाहता हूँ जरा तालियां बजाकर स्वागत करूं, क्योंकि उनकी विशेषता है कि मैं जहां भी काम करूं कुछ अलग हटके करूं। मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, एक एक योजनाओं में उन्होंने बहुत काम किया, बड़ा डूब के काम किया। चाहे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, चाहे औद्योगिक ग्रोथ हो, सब पे बहुत लगन से काम किया। और मैं उनका सहयोगी बनकर उनके साथ मैंने भी लगभग 15 साल काम किया। बाद में मैं दिल्ली चला गया था और मुझे मालूम है कि वो केंद्र में कृषि मंत्री बने हैं तो पूरे देश में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की एक ऐसी ज़बरदस्त पहल करेंगे कि 4-5 साल में जिस दिशा में हम कमज़ोर हैं उस दिशा में बहुत मजबूत हो, इस दिशा में वो निश्चित रूप से ही काम करेंगे। मैं अभी कल मंदसौर था। मंदसौर में मेरा विषय तो दूसरा था। मैं आपातकाल के 50 वर्ष पर भाषण देने गया था, पर उसके बाद किसानों के साथ चर्चा कर रहा था। मैंने पूछा कि बोनी हो गई? बोले हाँ हो गई और बहुत अच्छी फसल आएगी ऐसा लग रहा है, बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, पर पानी ज़्यादा नहीं आ जाए, पानी ज़्यादा आ गया तो ख़राब भी हो जाएगी फसल। बोले साहब सोयाबीन के नखरों बहुत है, बोले या नखराली वाली फसल है, नखरों घण करेगा। बोले ज़्यादा पानी आ जाए तो ख़राब हो जाए, कम पानी आए तो सूख जाए, और फिर सरकार की जितनी मदद चाहिए वो करे ही नहीं और भाव मिल ही नहीं रहा है। एक आध साल और देखेंगा, नहीं तो फिर फसल चेंज करना पड़ेगा हमारे तो। और कुछ लोगों ने कर भी ली, लोगों ने अमरूद बोना चालू कर दिया वहाँ पर और अमरूद से उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अमरूद 12 महीने फल देता है, ऐसा कोई बीज लाए हैं वो। तो देखिए किसान भी बहुत आगे बढ़कर काम कर रहा है। मेरा महाराष्ट्र जाने का, चुनाव में 3 महीने रहने का मौका पड़ा था। मैंने देखा वहाँ का किसान इतना उन्नत तरीके से खेती करता है कि
हर खेत पे आपको एक शेड मिलेगा जहाँ पर कंप्यूटर, टेम्परेचर, सॉइल कितनी गीली है, ये सब आप उनके कंट्रोल रूम पे देख सकते हैं। और इतने उन्नत तरीके से खेती करते हैं। हमें भी इस दिशा में जाना पड़ेगा। और देखिए, इस देश का बेस तो खेत ही है, और मोदी जी ने बिल्कुल सही आदमी के हाथ में बागडोर दी है, जो इस बेस को समझकर, क्योंकि सब लोग यहाँ पर हैं, स्टॉक होल्डर हैं, साइंटिस्ट हैं, किसान हैं, अधिकारी हैं, कुलगुरु हैं विश्वविद्यालयों के, वो भी है यहाँ पर, सब लोग हैं यहाँ। और ये सब लोग बैठकर एक मंच पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, किसी परिणाम पर पहुँचेंगे, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अच्छे परिणाम आएंगे। और शिवराज जी, आप हैं तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कितने लगन से काम करते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई मंत्री सुबह से लेकर शाम तक सब लोगों के साथ में इस प्रकार बैठता हो जिस प्रकार आप बैठते हैं। तो ये आपकी पर्सनल रुचि भी है, क्योंकि आप खुद किसान के बेटे, आपने खुद ने खेती करी है, अभी भी आप खेती करते हैं। तो अभी हम जब लंच कर रहे थे, जब बता रहे थे शिवराज जी कि आजकल बहुत मुश्किल हो गया खेती करना, इतनी महंगी दवाई हो गई, उतना उपज किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो जब मंत्री खुद चिंतित है इस विषय को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन के अंदर दर्द है। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी करने नहीं आए कि आ गए चलो किसानों से बात कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, पत्रकार मिल जाएंगे, फोटोग्राफी हो जाएगी, कृषि मंत्री का दौरा हो गया, कृषि मंत्री काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री काम कर रहे नहीं है, परिणाम देने वाले कृषि मंत्री हैं। मंत्री कोई से भी, इनको कोई सा भी विभाग दे दो वहाँ परिणाम देंगे, ये उनकी आदत में है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और किसानों को बधाई देता हूँ कि शिवराज जी जैसा कृषि मंत्री केंद्र में मिला है। तो आपको आज नहीं कल नहीं परसों निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और सब एक स्टॉक होल्डर को भी समय समय पर आप मिलते रहेंगे, तो सरकार की पॉलिसी में क्या बदल करना है, इस बारे में भी शिवराज जी केंद्र में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मैं शिवराज जी क्षमा चाहूँगा, बार बार फ़ोन आ रहा है, कलराज मिश्रा जी हमारे नेता वो आए हुए हैं इंदौर, तो आप अनुमति दें तो मैं जाऊं। और यदि सीधे आप बोलने वाले हो तो आपको सुन के जाऊंगा। नहीं, आप जरूर चले जाएं, बाकी जो कुछ मैं बोलूंगा मैं बाद में आपको बता दूंगा। मैंने नहीं, यदि सीधे आप बोलने वाले हैं तो मैं रुक जाता। सीधे बोल रहे हैं आप, तो अब किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप ताली बजाकर शिवराज जी को आमंत्रित करें। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम मंत्री और बहुत विजनरी नेता, अब हमारा तो साथ बचपन का है, लेकिन आज वो इस कार्यक्रम में आए तो यहां हमारे लिए मेहमान है आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी। वो रहे, मैं उनका स्वागत करता हूं पूरे कार्यक्रम में। अभी दोपहर के बाद हमारे विधायक द्वय आदरणीय मधु वर्मा जी, भाई मनोज पटेल जी, सावन जी, राजेंद्र जी, हमारे सचिव कृषि विभाग के देवेश चतुर्वेदी जी, आईसीआर के हमारे डीजी एमएल जाट जी, यादव साहब जी, परवणी विश्वविद्यालय के हमारे वीसी महोदय, यहाँ उपस्थित सभी, क्योंकि जैसा भी कैलाश जी ने बताया, यहाँ कोई एक हिस्सा नहीं बैठा, सोयाबीन की या खेती से जुड़े हुए सभी अंग यहाँ मौजूद हैं। ऐसे मेरे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, बहुत उपयोगी चर्चा आज हुई है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि सूरत बदलनी चाहिए, और इसलिए हम सब यहां बैठे हैं।
यहाँ प्रगतिशील किसान बैठे हैं, यहाँ किसान संघ के विद्वान मित्र बैठे हैं जो दिन रात किसानों के बीच काम करते हैं। यहाँ विश्वविद्यालय के वीसी बैठे हैं, देश के जाने माने वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं, कृषि क्षेत्र के सोया इंडस्ट्री के प्रतिनिधि बैठे हैं, क्योंकि उनके बिना भी काम नहीं चल रहा। इंडस्ट्री चलेगी तो सोयाबीन बिकेगा, सोयाबीन बिकेगा तो भाव मिलेंगे, भाव मिलेंगे तो सोयाबीन और बोया जाएगा, और बोया जाएगा तो किसान भी प्रसन्न रहेगा। तो हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और ये सचमुच में जैसा कैलाश जी कह रहे थे, एक कर्मकांड नहीं है, ईमानदार कोशिश है एक किसानों के कल्याण की। हमारी खेती थोड़ी दूसरे तरह की है। ब्राजील की बात करें, यूएसए की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 10-10, 15-15 हजार हेक्टेयर के फार्म हाउस हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। हमारे यहाँ किसान है 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ के नीचे वाले 86% है हमारे। 10, 12, 14% ऐसे जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन। वैसे हमारे यहाँ खेती कठिन है, लेकिन फिर भी खेती के बिना हिंदुस्तान का क्या दुनिया का काम नहीं चल सकता। खाने के लिए तो अन्न चाहिए, वो फैक्ट्री में नहीं बन सकता। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, और किसान उसकी आत्मा है। और जब से मैं कृषि मंत्री बना हूं, पहले भी काम किया, कैलाश जी साथ थे, लेकिन किसान मंत्री जब से बना हूं मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। रोम रोम में किसान और हर सांस में खेती। हम खेती जीने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे अधिकारी मित्र बैठे हैं, चाहे देवेश हो, चाहे एमएल जाट हो, चाहे यादव साहब हो, हम लोग लगभग रोज मिलते हैं। अब वैसे तो मुझसे प्रसन्नता से मिलते हैं, लेकिन मन में कहीं ये तो नहीं है कि पीछे ही पड़ गया ये तो। अब कल्पना करते आईसीआर के कैंपस में पूसा में दिन भर बैठ के हम लोग और क्या करें और कैसे बेहतर करें। और इसी में से आइडिया आया प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल। प्रधानमंत्री हमारी प्रेरणा है, उनके दिमाग में कई तरह के आइडियाज हैं। तो पिछली बार जब आईसीआर ने कई तरह के बीजों का किस्में रिलीज करने की बात की, तो मैंने पीएम से बात की, पीएम साहब से, कि आपके हाथों बीज रिलीज कराने हैं। तो उन्होंने कहा कि हाल में नहीं करेंगे, खेत में करें, किसानों के बीच में, और वहां वैज्ञानिक भी हो, किसान भी हो, आपस में चर्चा और बातचीत भी हो, और वो चर्चा बाकी किसानों में जाए। तो हमने उसी ढंग से कार्यक्रम किया, और उसी समय दिमाग में बात आई कि भाई खेती में अगर हमको उन्नति करनी है, भाई ये चाय थोड़ी देर छोड़ दो, मत करो। अभी ये चाय पीने थोड़ी आए यार, बीच बीच में जब भी बोले तुम चाय की ट्रे लेके आ जाते हो। चाय बाद में पियेंगे अब सब। तो मन में ये आया उस समय कि खेती की जवाबदारी जिन पर है वो सब अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक बैठते हैं लैब में, 16,000 एग्रीकल्चर पे कृषि वैज्ञानिक अपने पास, केवीके के आईसीआर के मिला के। बहुत बड़ी ताकत है ये। टैलेंट हमारे पास है, क्षमता हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, लेकिन वो बैठी है लैब में। उन्हें रिसर्च किया, रिसर्च का बहुत फायदा भी हुआ। गेहूं, चावल, उनकी जो किस्में विकसित की, हरित क्रांति हुई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो लैब में कर रहे हैं रिसर्च, और किसान बैठा है खेत में, वो खेत में खेती कर रहा है। अब ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे कभी। कभी कोई प्रशिक्षण के लिए बुला लिया, कहीं कोई काम एडॉप्ट कर लिया तो ठीक है, और इसलिए मन में आया कि लैब टू लैंड जोड़ दिया जाए। खेती में अगर प्रगति करनी तो एक टीम बने, टीम एग्रीकल्चर। सबसे पहले किसान, कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी,
और उसके साथ साथ स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री के लोग, ये मिलके काम करेंगे तो हम खेती की दशा बहुत जल्दी बदल पाएंगे। और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन है हमारे लिए, और इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ हुआ। शायद इतने व्यापक पैमाने पर हिंदुस्तान में कभी भी वैज्ञानिक नहीं निकले। गांव गांव गए, 2170 टीमें बना के 60,800 से ज्यादा गांव में वैज्ञानिक गए और किसानों से संवाद किया, बातचीत की। यह अपने आप में अनोखी घटना है। वहां कोई रैली सभा नहीं थी, कहीं 100 किसान, कहीं 50 किसान, कहीं 200 किसान। 1,23,000 गांव के लोगों से बात की। 60 है, क्योंकि एक गांव में दो गांव के, एक गांव में जाके 2-3 गांव के किसान भी आ गए, और उसमें से कई चीजें निकल के आई साहब। वैज्ञानिकों को भी आनंद आया। मैं आज बताना चाहता हूं कि ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम मिले, जैसे देशमुख जी कह रहे थे, ऐसे परिणाम मिले कि 300 से ज्यादा इनोवेशन तो किसानों ने कर दिए। वैज्ञानिकों से बड़े वैज्ञानिक निकल गए, अनुभवी वैज्ञानिक, खेत में काम करने वाले वैज्ञानिक उनसे सीख के आ गए। जैसे लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ानी तो उन्होंने ग्लूकोज का घोल कर दिया, उसके ऊपर सेल्फ लाइफ बढ़ गई। 300 प्रयोग ऐसे हुए। और केवल इतना ही नहीं, वैज्ञानिक जब जमीन पे गए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में किस चीज पे रिसर्च की जरूरत है। अब आज सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों ने, किसान संघ ने, बाकी लोगों ने बात करी, तो वैज्ञानिक वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके हिसाब से यादव साहब ने पूरी रूपरेखा ही बना दी कि ये चीज आई तो ये करेंगे। तो भैया जिस चीज की जरूरत है उस पर रिसर्च करो ना। केवल पेपर लिखने के लिए रिसर्च थोड़ी होगा। अब रिसर्च किसान भाइयों या पूरी टीम बैठी है, दिल्ली में तय नहीं होगा। रिसर्च के मुद्दे तय होंगे किसान के खेत से, उसकी जरूरत के हिसाब से। जो जरूरत है उस पर रिसर्च। और इसी में क्या है, गांव गांव तो किसानों ने अपनी समस्या भी बता दी। अब व्यापक पैमाने पर देश में समस्या सामने आई, उन्नत बीज की। अच्छे बीज चाहिए। बीज की पहचान कैसे करें कि अच्छा बीज है? प्राइवेट कंपनी के पास गए, ले लिया, बोया, खराब निकल गया, माथा पीट के रह गए, क्या करें? फिर चिल्लाते रहो, फसल तो चली गई काम से। फिर कार्रवाई भी हो जाए तो क्या मतलब है? उन्नत बीज पहली शर्त। और सोयाबीन में भी, मैं क्योंकि आज हमने सोयाबीन पे बात की, मैं भी विकसित कृषि संकल्प की बात कर रहा था। तो रिसर्च हो गया, किसान की समस्याएं देख के खेत में, उसके आधार पर, और जो समस्या आई है उनका समाधान वैज्ञानिक सुझाएंगे। जैसे अभी यादव साहब बता रहे थे, एमएल जाट बता रहे थे, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी उन समाधानों को किसान के बीच ले जाएंगे। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये मंत्र है हमारा। हम सब मिलकर एक दिशा में साथ चलेंगे, और जो समस्या आएगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना के उनका समाधान करेंगे। आज दिन भर हम सोयाबीन पे बैठे। अब बीज अच्छे चाहिए। अब ऐसी बीज की वैरायटी की बात आ गई कि जो सोयाबीन, जो बताया कि न बड़ी डेलीगेसी है सोयाबीन में, न गर्मी सहन करता है, न पानी सहन करता है, जरा में खराब हो जाता है। अब रिसर्च का नया मुद्दा आ गया कि ऐसी वैरायटी हम तैयार करें जो सूखे में भी टिक जाए और पानी भर जाए तो भी टिक जाए। उस पर काम शुरू करना पड़ेगा। हम ये समस्या, इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। नहीं, जरा में गल गया भैया सोयाबीन। कैलाश जी ने सही कहा कि भैया ये तो क्या, कौन से मिजाज की फसल है, नखरे वाली। तो दूसरी किस्में विकसित करनी पड़ेगी। एलोमोजिक तबाह कर देता है ये। कल तक हरा है, बढ़िया है, 2 दिन में पता चला सूख ही गया, पूरा खत्म। अब उस वायरस के अटैक से बचाना है, वैसी किस्में तैयार करना है, दवाइयां वैसे कैसी मिले। तो उन्नत बीज पे हम किसान भाइयों आज दिन भर चर्चा हुई है। जीनोम एडिटिंग पद्धति का आप इस्तेमाल कीजिए। जीएम क्रॉप अभी हमारे यहाँ जो परिस्थिति है, कोर्ट में मामला है, अलाउ नहीं है, कई तरह की चीजें, उस पर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जीनोम एडिटिंग का मतलब यह है कि
उसी फसल के दूसरे बीज से जर्म प्लांट निकाल के हम डाल के हम कैसे ऐसी किस्में तैयार कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे, हमारे वैज्ञानिक काम करेंगे, वैज्ञानिक सक्षम करेंगे, ये करके दिखाएंगे। तो अच्छे बीज तैयार करना। अब किसानों की बात बहुत वाजिब है कि दवाई खरीदेंगे तो पता ही नहीं कि असली है कि नकली है, डाल रहे हैं और पता चला फर्क ही नहीं पड़ रहा। या अमानक स्तर की पेस्टिसाइड या खाद भी कई बार खबर आती है, राजस्थान में जैसे भी छापे पड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने तय किया है किसानों से चर्चा करके ही अमानक स्तर के बीज, जिसके बारे में कहते हैं नकली बीज या खराब बीज, नकली पेस्टिसाइड जो बनाएंगे उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ा कानून बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन किसान पहचान भी ले कि असली है कि नकली, ऐसे उपकरण बनना चाहिए। मैं एक एक रिसर्च पे जो मुद्दे आए नहीं बोलूंगा। उत्पादकता के बारे में अब मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता। भाई चीन भी अभी तक जीएम सीड्स का इस्तेमाल नहीं करता था, हमारे इतनी उत्पादकता कम क्यों है? तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसका फर्क पड़ेगा, मैनेजमेंट का अपना मायना है, तकनीकी का असर पड़ता है, बीज का भी असर पड़ता है, लेकिन फिर भी यील्डिंग इतनी कम क्यों? यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए जो प्रयोग होने वो प्रयोग भी करेंगे, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जैसी योजनाएं बनानी है वैसी योजनाएं भी बनाएंगे। हमने तय किया है कि जैसी योजना चल रही है वैसी की वैसी चले, बिल्कुल जरूरी नहीं है जो आज किसान के लिए उपयोगी नहीं है वो योजना बंद करके हम बदल के संशोधित करके नए स्वरूप में सामने लाएंगे, ताकि किसान को ढंग से उसका लाभ मिले। ये सबक है, और इसलिए सोयाबीन के एक एक मुद्दे पे मैं बात नहीं करूंगा। जितनी तरह की समस्या है, अब सबसे ज्यादा प्रोटीन है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ज्यादातर तेल के कारण मानते हैं सोयाबीन, तेल तो कितना 18% कंटेंट है तेल का। खली की मात्रा देखो, उसमें प्रोटीन देखो। तो हम लोग ये भी शोध करेंगे और इंडस्ट्री भी इस पे काम करे, सोयाबीन के अलग अलग उत्पाद कैसे पॉपुलर हो सकते हैं। क्योंकि घरों में सोयाबीन ज्यादा खाया जाएगा, या स्कूलों में, मिड डे मील में, दूसरी चीजों में, तो उसके रेट आगे बढ़ेंगे और किसान को लाभकारी मूल्य भी मिलेगा और स्वास्थ्य का भी फायदा होगा। एक बात जो आई थी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसान के हितों से कोई समझौता, अमेरिका हो चाहे कोई हो, भारत सरकार कभी नहीं करेगी। हमारे किसानों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम काम करेंगे। और आयात और निर्यात नीति संतुलित बने, इसकी जरूरत है। उस पर भी हमने काम करना शुरू किया है। जरूरत है तेल की, हमें जरूरत है दलहन की। हमें 1,32,33,000 करोड़ का तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे यहां सोयाबीन का एरिया कई जगह लोग बदलने का सोच रहे हैं। ये तो विदेशी मुद्रा का भी नुकसान होगा, और इसलिए हम लोग नीति और कार्यक्रमों को ऐसा बनाएंगे कि जिससे सोयाबीन की फसल का उत्पादन भी बढ़े, उत्पादन की लागत भी घटे, और उत्पादन के ठीक दाम भी मिल पाए। इस बार 5,300 रुपया ज्यादा हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया है, और खरीदी के तरीके ये होना चाहिए कि किसान से हम ढंग से खरीद पाए, उसका भी प्रयत्न किया जाएगा। सोयाबीन के अलग अलग उपयोगों को हम कैसे बढ़ाएं, इस पर भी हम काम करेंगे। और एक आशंका कि अमेरिका से नहीं आ जाए, मैंने पहले ही कहा कि भारत के हितों को कभी दरकिनार करने का सवाल ही नहीं है। हम तो केंद्र जीते हैं तो भारत माता के लिए, भारत के लोगों के लिए, किसानों के लिए। किसानों की सेवा अपने भगवान की पूजा है, उससे अलग हटने का कोई सवाल ही नहीं है। आज मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, दिन भर दत्तचित्त होके। वैसे स्थान का चयन सोयाबीन संस्थान तो ठीक था, लेकिन बरसात के मौसम में गलत जगह चुन लिया।
सवेरे लोग उमस में कैसे बैठे थे, कोई पंखा जल रहा था, कोई पसीना पहुंच रहा था, और बाद में बारिश ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया। लेकिन तो अभी आप लोग सब डटे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जो यहां आया है पूरी गंभीरता से, ईमानदारी से सोच रहा है कैसे हम किस खेती को आगे बढ़ाएं और कैसे किसानों का कल्याण करें। और ये निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मोदी जी का विजन हमारे लिए वरदान है भारत में। आज जितने मुद्दे आए हैं एक एक पर हम काम करेंगे, और कुछ चीजें अभी DGICR ने बताई है, सचिव कृषि ने बताई है, हमारे क्रॉप साइंस डिवीजन को जो देखते हैं यादव साहब, उनने बताई है। हम दुनिया की भी बाकी पद्धतियों का अध्ययन करेंगे जी। वहां अगर 35 क्विंटल पर हेक्टर है तो कैसे है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? केवल मिट्टी का अंतर है, जलवायु का अंतर है, अलग अलग जलवायु में कौन से प्रयोग करना चाहिए, इन सब पर हम काम करेंगे। और सोयाबीन उत्पादक किसानों का भला हो, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डूब के काम करेंगे, रोड मैप बनाएंगे। अभी तो यहां बैठे, इसके बाद बैठ के फिर ये टीम डिस्कशन करेगी। और किसानों द्वारा बताए हुए, वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए, यूनिवर्सिटी द्वारा बताए हुए और इंडस्ट्री के द्वारा बताए हुए भी जो सुझाव है, उस पर अमल करके एक बेहतर रोड मैप बनाएंगे और एक टारगेट तय करके उस रोड मैप को अचीव करने का हम प्रयत्न करेंगे। किसान भाइयों, काम तो अपना कठिन है, लेकिन इसके बिना दुनिया चल नहीं सकती। हम पूरी मेहनत करेंगे दिनों रात, मोदी जी के नेतृत्व में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि कृषि की दशा और किसानों की स्थिति सुधारें। जल्दी ये रोड मैप बना के आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। इस साल के लिए मैं ये जरूर कह रहा हूं, कितनी सोइंग हो रही है उस पर ध्यान रखें। उसके बाद हर स्टेज पर KVK के माध्यम से देखो, हमने तय किया है कि कृषि विकास जो हमारे विज्ञान केंद्र है, उनके वैज्ञानिक सप्ताह में 3 दिन खेतों में होंगे किसानों के साथ। बिना खेतों में जाए खेती समझ में ही नहीं आ सकती। और मैंने भी तय किया, मैं सप्ताह में 2 दिन मैं तो खेतों में किसान के बीच ही रहूंगा। 2 के 3 हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना चीजें नहीं समझ सकते आप। कई बार ये होता था कि हम बैठ गए कृषि भवन में और अफसरों ने योजना पे चर्चा कर ली। अब कई को पता ही नहीं कि खेती क्या होती है ढंग से। एक डिवीजन में है और फिर बाद में पता चला कि देवेश जी ने दूसरे डिवीजन में भेज दिया बेचारे को। तो जब तक डिवीजन समझे, वो बेचारा क्या खेती समझेगा जब तक खेत में ना जाए। तो मैं भी खेत में, आप भी खेत में, वैज्ञानिक भी खेत में, यूनिवर्सिटी भी खेत में, और इंडस्ट्री वालों आप भी खेत में आ जाओ, तभी भला होगा। तो मिल के चल के रास्ता बनाएंगे। कृषि भवन खाली कर दिया है, खेतों में ही कृषि भवन है। अपना तो हर खेत मेरा विभाग है, मैं क्या करूं। और इसलिए उस हिसाब से काम करेंगे। इस बार अपन फसल पे नजर रखें। एक डिमांस्ट्रेशन, ऐसे डिमांस्ट्रेशन हो जो आसपास के किसानों को प्रेरणा दे, देखो इतना हो सकता है, ऐसे कर सकते। नंबर 2, लगने वाली बीमारियों पे हम लगातार नजर रखें और उनका मुकाबला कैसे हो, वो हम कोशिश करें। इसी साल हमारा सीड का प्लान बन जाना चाहिए। बहुत आज बात हुई है, ब्रीडर, उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद फिर सर्टिफाइड न्यूक्लियस, बहुत सी स्टेज से गुजरना पड़ता है। और बीज में भी ये पता नहीं चलता कि बना कौन रहा है। कई बार वो असली ठीक बीज है भी कि नहीं है, तो वो पता करने का भी राज्य के बीज विकास निगमों से भी कहूंगा कि पता चला कि कह दिया ये सर्टिफाइड सीड है और कहीं से भी खरीद के दे दिया। ये नहीं होना चाहिए। ये पूरा ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम बनना चाहिए कि बीज आया कहां से। किसान को ये जानने का हक है कि वो जो बीज खरीद रहा है उसकी हिस्ट्री उसके पास हो कि इस खेत में बना है। और आज ये हो सकता है, टेक्नोलॉजी आज ऐसी है, उसका इस्तेमाल करके हम, और ये करना ही है।
कहां से बीज आया ये किसान को पता चलना चाहिए, ताकि बाद में जरूरत पड़े तो उसी की गर्दन न पे। फिर आया यहां से। और वैसे ही दवाइयां, अब ये दवाइयां कंपनी, ये बड़ा भारी खेल है, कई बार लगता है। इनकी जांच के कोई तरीके ही नहीं, इनकी कीमत पे भी नियंत्रण नहीं है, तो उस पे भी हमको काम करना पड़ेगा। ये दवाई भी हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि एक बार ऐसे उपकरण बन जाना चाहिए जार से कि कोई दवाई खरीदी तो पैकेट या जो भी है डिब्बा खोल के लगाया उपकरण, पता चल जाए कि इतनी चीज इसमें है। वो बीच में चला नैनो यूरिया, अब नैनो यूरिया डाला तो कई जगह फर्क ही नहीं पड़ा। बाद में पता चला कि 4% चाहिए, 4 में नहीं पड़ेगा, फिर कह दिया 16% चाहिए, फिर कह दिया 20% चाहिए। अब ये 4, 16, 20 क्या है? ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कौन सा असर करेगा, तभी किसान ने, नहीं तो किसान ने तो प्रयोग कर लिया, 1 साल गया उसका, उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो इस पर ठोस और पुख्ता काम करने की जरूरत है। दवाइयां कौन सी प्रभावी हो उसको भी हम कैसे पहचान पाए, तो ये सारे काम करेंगे। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता, सवेरे से हम लोग बैठे हुए हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया और मिलकर एक टीम के रूप में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश काम करेगा और राज्य सरकार यहां अपना काम करेगी, क्योंकि राज्य सरकार के बिना हम नहीं कर सकते। जमीन पे इंप्लीमेंट तो राज्य शासन को करना है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, मिलके काम। इसलिए एक टीम, केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी एक टीम के रूप में काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत न केवल अपने अन्न के भंडार भरेगा, बल्कि फूड बास्केट दुनिया का बनेगा। दुनिया को भी हम खिलाएंगे, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। ये होगा, निश्चित तौर पर होगा। ये करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत हमने सोयाबीन से की है, अगला हमारा जो लक्ष्य है कपास, तो हम कपास पे कोयम्बटूर में ऐसी बैठक करेंगे, उसके बाद गन्ने पे आएंगे, उसके बाद दलहन पे आएंगे। 2 तरीके से काम, एक क्रॉप वाइज फसलवार योजना और दूसरी राज्यवार योजना के राज्य की जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए कृषि का रोड मैप कैसा हो, ये हम काम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबको, विशेषकर किसान देवताओं को प्रणाम करता हूं। आपकी सेवा के लिए अपन हैं, दिन रात मेहनत करके हम आगे बढ़ेंगे और अपने देश को आगे ले जाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। और शुभांशु शुक्ला अपने अंतरिक्ष में पहुंचे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। चारों तरफ भारत का डंका बज रहा है, धरती हो, आसमान हो, पाताल हो, थल हो, नभ हो, जल हो, भारत की मां भारती की जय जय गूंज रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।